दोस्तों, क्या तुम्हें पता है 99% स्टूडेंट गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में मार्क्स क्यों लूज कर देते हैं? वो इसे पढ़ते हैं जबकि टॉपर्स इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर इस एक सिंगल इमेज से समझा दूंगा। नो बोरिंग लेक्चर्स, नो लॉन्ग नोट्स, सिर्फ वो पॉइंट जो सीधा पेपर में आते हैं। तैयार हो? और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो अगर बजट की बात की जाए तो बजट की डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 जो बताता है वो ये नहीं बताता कि बजट क्या है, उसके हिसाब से नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? तो ये बताता है हमें कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की कितनी एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। अब ये क्या है, तो पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर को अगर आपको जानना हो तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लाइक तो 25 में स्टार्ट हुआ होगा एंड नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है, जो कि अभी आने वाला है। जैसे आपके स्कूल की टाइमिंग होती है कि 1 अप्रैल से आपके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं और 31 मार्च तक चलते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी रिसीट्स हुई हैं एंड जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनका स्टेटमेंट, यानी उनको जो शो करता है उसे कहते हैं हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम लोग उसे कहते हैं बजट। तो बात आती है कि इसमें एस्टिमेटेड वर्ड क्यों लिखा है, एक्चुअल क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज जो हमारा बजट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी पेश किया जाता है। अब फर्स्ट वीक में फरवरी के हमें ये बताना कि लास्ट 1 अप्रैल से लेके इस 31 मार्च तक कितना रिसीट और एक्सपेंडिचर हुआ, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अभी भी अगर हम यहाँ से डेट देखें तो 2 मंथ तो लेफ्ट है। ठीक है, तो अगर 2 महीने अभी भी बाकी हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में कितना रिसीट्स होने वाला है और एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम एस्टिमेटेड लेते हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, एक एमसीक्यू आता है जिसमें वो आपको 4 ऑप्शन देता है और उन 4 में सिर्फ एक में ही एस्टिमेटेड वर्ड लिखा होता है। तो ध्यान दे के टिक मारना, आप कभी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर पे ना मार दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा क्लियर हुआ ये पोर्शन पूरा का पूरा जो कि था डेफिनेशन। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो हमारा टोटल बजट है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बजट रिसीट्स एंड दूसरे होते हैं बजट एक्सपेंडिचर्स। अब ये क्या क्या है? तो बजट रिसीट का मतलब है कि सरकार ने जो पूरा का पूरा एक साल में, कौन सा साल आपको समझ में आ गया होगा, ये फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर कहलाता है। ठीक है, इस एक साल में सरकार ने बहुत सारे सोर्सेस से इनकम जनरेट करी होगी। ये कौन सी इनकम है? तो हो सकता है सरकार ने टैक्स लिया हो सकता है सरकार ने फीस ली हो स्कूल की या हॉस्पिटल में या आपका बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट में, या लाइसेंस बनाने की ऐसी कोई भी फीस हो, या सरकार चालान काटती है, या सरकार के जब आप रूल तोड़ते हो तो फाइन्स लगाती है। इन सब तरीकों से गवर्नमेंट की बहुत सारी इनकम होती है। इनकम के और भी सोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। सरकार की बहुत सारी पीएसयू है, लाइक सरकार ने एसबीआई ओपन कर रखा है, सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक ओपन किया हुआ है, सरकार का एलआईसी है, भेल है, सेल है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इन सब से सरकार को बहुत सारी रिसीट्स आती है। उन सारी रिसीट्स को बोलते हैं बजट रिसीट्स। और इसी तरीके से एक साल भर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग बजट एक्सपेंडिचर। अब ये कौन से खर्चे हैं नॉर्मली? तो सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, सरकार स्कूल बनाती है, सरकार हॉस्पिटल बनाती है, सरकार रोड बनाती है, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो मिला जुला के अगर हम बात करें तो बजट रिसीट कौन सी रिसीट है? तो एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो भी रिसीट्स हुई, यानी जिस भी तरीके से पैसा मिला, उन सबको हम बोल देते हैं बजट रिसीट्स। और अगर इसी तरीके से हम बात करें कि एक साल भर में सरकार के पास अलग अलग सोर्सेज से जितना पैसा गया उनको बोलते हैं हम लोग बजट एक्सपेंडिचर। अब इनको और ब्रेक करते हैं हम लोग। तो बजट रिसीट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, जो यहाँ शो किया गया है आपको। रेवेन्यू रिसीट क्या है? तो सरकार के वो सारे रिसीट्स जिसमें पैसा तो आए
मगर बदले में ना ही सरकार की कोई असेट जा रही हो, यानी असेट खत्म हो रही हो, और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो। अगर ऐसी इनकम है सरकार की तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। नॉर्मली ये डेली बेसिस की जो रिसीट्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है। अब ये असेट क्या होती है? तो असेट वो चीजें हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे स्कूल्स हो गए, हमारे रोड हो गए, हमारे हाईवेज हो गए, डैम, ये सारी चीज़ें हुई। वहीं लायबिलिटी क्या होती है? तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि फ्यूचर में हमें पे करनी पड़ती है। जैसे किसी से हमने आज उधार ले लिया तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ऐसी किसी से हमने उधार में सामान खरीद लिया तो पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। तो अगर हमारी रिसीट ऐसी है जिसके बदले में ना तो कोई असेट आज के टाइम पे जा रही है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट भी दो टाइप का होता है। एक जो सरकार टैक्स से पैसा वसूलती है, और दूसरा नन टैक्स। टैक्स से कौन सा पैसा वसूलती है या टैक्स क्या होता है, इसको जानना है हमको। तो पहले देख लेते हैं टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो टैक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार डायरेक्टली वसूलती है। किससे? तो इनकम अर्नर से। जो इनकम अर्न करता है उससे अगर कोई टैक्स वसूला जा रहा है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसके चार एग्जाम्पल हैं मेनली। एक है इनकम टैक्स, दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स, तीसरा है गिफ्ट टैक्स, और चौथा है वेल्थ टैक्स। ये चार टैक्स कहलाते हैं हमारे इनकम टैक्स। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि अल्टीमेटली पेड बाय द कंज्यूमर। इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, मगर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स का आज के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी या कस्टम ड्यूटीज। ठीक है। तो इन तरीकों से अगर सरकार पैसा वसूलती है तो उसे हम कहते हैं टैक्स रिसीट्स या टैक्सेबल रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स के अलावा जिन भी तरीकों से सरकार के पास पैसा आता है और बदले में कोई एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं होता, तो उनको हम बोलते हैं नन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये कौन सी है? तो मान लेते हैं सरकार के पास पैसा आ रहा है फीस से। जैसा मैंने अभी बताया, सरकार क्या करती है, बहुत सारी सर्विसेज देती है अपनी। उन सर्विसेज के बदले में सरकार फीस वसूलती है। इन फीस को सरकार को बदले में कुछ पैसा पेमेंट तो करना नहीं होता, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं और सरकार की कोई एसेट गई नहीं। तो इसलिए हम लोग फीस को बोलते हैं नन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया फाइन। फाइन क्या होता है? तो जब आप सरकार की कोई बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हैं तो सरकार उस पर आपको पेनलाइज करती है। पेनलाइज करती है तो उसमें फाइन आपको पे करना होता है, और फाइन जो दिया आपने वो भी सरकार की एक रिसीट हो गई। इसी तरह सरकार ने अगर कोई लोन दिया है टू द स्टेट्स या टू द पीपल और टू एनी इंस्टीट्यूशन, तो उसके बदले में सरकार को लोन के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? एक तरह का रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके बदले कोई लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही, सो लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है और असेट खत्म नहीं हो रही है। इसी तरह सरकार के जितने पीएसयू हैं उनसे सरकार की बहुत सारी इनकम होती है। उनको जब प्रॉफिट होता है, लाइक अगर एसबीआई को कोई प्रॉफिट होता है तो उसको मानेंगे हम लोग कि प्रॉफिट जो है वो सरकार की एक इनकम है। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में। एक इसमें खास एग्जांपल है एस शीट। एस शीट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी परिवार है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और वो उसके फैमिली मेंबर सारे के सारे डेथ कर गए, तो उस केस में उनका कोई नॉमिनी नहीं होता, लीगल वारिस नहीं होता। तो उस केस में सारा का सारा पैसा जो है वो सरकार के द्वारा, या सारी की सारी संपत्ति जो है सरकार के द्वारा जब्त करके और उसको नीलामी कर दी जाती है, जिसके थ्रू सरकार के पास इनकम आती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। ये पार्ट फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है? तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि ऐसी रिसीट जिनमें या तो सरकार की कोई एक असेट जो है वो कम होगी, यानी सरकार असेट बेच के पैसा ला रही है, या फिर क्या होगा, सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि सरकार उधार ले रही है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो यानी कि कैपिटल रिसीट तभी होगी जब सरकार के असेट या लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़े। जबकि हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, जिनमें सरकार की ना तो असेट और ना ही लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिक डिफरेंस यही है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। तो हम देखते हैं कैपिटल रिसीट कौन कौन सी है। सबसे बड़ी कैपिटल रिसीट है बोरोविंग। बोरोविंग का मतलब क्या है? सरकार ने किसी से उधार लिया। अब वो उधार आईएमएफ से ले सकती है, वो उधार देश की जनता से ले सकती है,
किसी से भी ले सकती है, ठीक है। तो उस उधार के केस में सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ी तो वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। दूसरा हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा किया गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो सरकार का किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हिस्सेदारी होती है। लेट सपोज एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी है 75%। अगर गवर्नमेंट इसमें से 10% शेयर को बेच दे तो इसे कहेंगे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट से 10% पैसा विड्रॉ कर लिया है, या 10% हिस्सेदारी को विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसी तरह मान लेते हैं सरकार ने रिकवरी करी लोन की, रिकवरी ऑफ लोन्स। तो होगा क्या, सरकार ने कभी किसी को लोन दे रखा होगा, आज के टाइम पे उसे रिकवर कर लिया। तो इस केस में सरकार ने जब किसी को लोन दे रखा होगा तो वो इंसान सरकार के लिए डेटर बना हुआ होगा। डेटर एक असेट होती है, और अगर आज के टाइम पर डेटर ने पैसा दे दिया, हमने रिकवरी कर ली, तो आज के टाइम पे डेटर खत्म हो जाएगा, यानी कि एक असेट जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए इसे भी हम लोग कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में डालते हैं। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। रेवेन्यू रिसीट जो कि सरकार की ऐसी रिसीट है जिनसे ना असेट और ना लायबिलिटी पे चेंज आता है, मगर कैपिटल रिसीट जो होती है उनमें क्या होता है, सरकार के असेट और लायबिलिटी दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो असेट में चेंज आएगा या फिर लायबिलिटी में चेंज आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कैपिटल सॉरी बजट एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी अभी कि बजट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सरकार अलग अलग सोर्सेस को पेमेंट करती है साल भर में। साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। आते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जस्ट रेवेन्यू रिसीट की तरह, कि इसमें भी ना ही असेट और ना ही लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब सरकार खर्चा तो कर रही है, मगर उसके बदले में सरकार कोई असेट क्रिएशन नहीं कर रही, मतलब कोई असेट खरीद नहीं रही है, बना नहीं रही है। और ऐसे ही सरकार खर्चा कर रही है मगर उससे कोई लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही है, बस सरकार की जिम्मेदारी है खर्च करना, तो वो कर रही है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो मान लो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करती है। जब सैलरी पे करेगी तो उससे ना असेट और ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। सरकार लेट सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है, या ओल्ड एज के केस में भी पेंशन देती है, तो इस केस में भी सरकार बस पैसा खर्च कर रही है, उसके बदले कोई एसेट लायबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेट सपोज सरकार ने क्या कर रखा था, कहीं से लोन ले रखा था, और लोन के बदले में आज इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस केस में पैसा तो चला जाएगा मगर लायबिलिटी जो कि लोन था वो आज भी बनी की बनी रहेगी, लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसे भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे तरीकों से सब्सिडीज देती है, चाहे वो पीडीएस सप्लाई के थ्रू राशन की दुकान पे सामान देती हो, चाहे सिलेंडर देती हो, चाहे और भी कोई तरीके से। तो सब्सिडीज भी सरकार का प्योर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे सरकार के एसेट और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, जिसे कैपेक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में कभी वर्ड आ जाए कि कैपेक्स और आप सोचो कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार के एक ऐसे खर्चे जिनसे या तो सरकार कोई एसेट क्रिएट कर रही है, या फिर सरकार कोई लायबिलिटी का पे ऑफ कर रही है। दो में से कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, ठीक है। और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट हाईवेज बना रही हो सकता है गवर्नमेंट आपके लिए स्कूल बना रही हो सकता है गवर्नमेंट आपके लिए हॉस्पिटल बना रही हो। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, एक असेट क्रिएट हो रही है, तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लाइबिलिटी के एग्जाम्पल देखें, तो हो सकता है गवर्नमेंट क्या कर रही हो, अपना लोन को रीपेमेंट कर रही हो। अगर रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है मतलब सरकार ने कभी लोन लिया था, सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, आज गवर्नमेंट ने उसे पे कर दिया, तो उसे हम लोग कहेंगे कि लायबिलिटी खत्म हो गई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसी तरह और क्या हो सकता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट क्या कर रही हो, शेयर्स को बेच खरीद रही हो, ठीक है। अगर सरकार किसी शेयर को खरीद रही है तो उस केस में सरकार को पेमेंट करनी होगी, और उससे क्या होगा, सरकार की इन्वेस्टमेंट यानी कि एक असेट बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मेनली क्या है, रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर, इन दोनों के केस में असेट और लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार की असेट या फिर सरकार की लायबिलिटी पर कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। हमने देख लिया कि क्या है बजट, हमने देख लिया उसका स्ट्रक्चर या कंपोनेंट क्या क्या है। अब इसको एक क्विक समरी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास चार चीजें हैं: रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इसमें देखना है कि एसेट और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो एसेट, लायबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई इम्पैक्ट नहीं है ना एसेट पे ना लायबिलिटी पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई इम्पैक्ट नहीं है ना एसेट ना लायबिलिटी पर। बट कैपिटल रिसीट के केस में क्या होगा कि हमारी एसेट हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में हो सकता है हमारी एसेट बढ़ रही हो या हो सकता है हमारी लायबिलिटी कम हो रही हो। तो हम फिर से क्लियर करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट के केस में एसेट एंड लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इसे कट कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने ये भी अगर चेक कर लिया कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं सर्टेन लायबिलिटी पर, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या घाटा और क्या फायदा होता है बजट में। तो अगर हम देखें कि हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर हुए जिन्हें हमने बजट एक्सपेंडिचर कहा, और दूसरी तरफ बहुत सारे रिसीट हुए जिन्हें हमने बजट रिसीट कहा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। बट अगर बजट एक्सपेंडिचर इज लेस देन बजट रिसीट है तो इसको बोलेंगे हम लोग सरप्लस बजट। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी फायदे के लिए तो बनती नहीं है, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर ज़्यादा करना, तो उसका एक्सपेंडिचर मोस्टली ज़्यादा ही होता है। और अगर बजट एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया बजट रिसीट से, यानी कि सरकार ने जितना स्पेंड किया वो ज़्यादा है और जितना कमाया वो कम है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेफिसिट, यानी बजट का घाटा। और ये बजट के घाटा तीन टाइप का होता है जो यहाँ आपको शो हो रहा है: रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या ये हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट पर। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने अभी पढ़ा, और दूसरा रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू रिसीट कम हो जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। ये घाटा जब होता है तो ये हमें बताता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं किन चीज़ों पर जिनसे सरकार फाइनेंशियली हेल्प करती है पुअर्स को, लाइक सब्सिडी देना, लाइक पेंशन देना, लाइक सैलरी देना, ऐसी कुछ कुछ चीज़ों पर सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है। और वहीं पर सरकार की जो इनकम है टैक्स और नॉन टैक्स की, वो सरकार की कम हो रही है, ठीक है। तो ही रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट का लेना देना है रेवेन्यू और कैपिटल दोनों से, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट्स हो, ठीक है। देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए टोटल रिसीट से तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नन डेट। ये बात ध्यान रखना, ये भी कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है, नन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। मतलब यहाँ क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर सारे लेने हैं। कौन से सारे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट भी सारे लेने हैं, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। बट कैपिटल रिसीट में जो बोरोविंग वर्ड होता है उनको नहीं लेना है, तो हमारा बचेगा फिस्कल डेफिसिट। ये अगर सरकार का ज़्यादा हो, लाइक एफआरबीएम की लिमिट्स के हिसाब से 3% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये ज़्यादा होता है तो सरकार को बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ता है और ये सरकार को डेट ट्रैप में डाल सकता है। डेट ट्रैप क्या होता है जानने के लिए आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, हमारे पास वीडियोस हैं जिसमें हमने लगा रखा है, ठीक है।
तो फिजिकल डेफिसिट आई थिंक क्लियर होगा। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, तो सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है। कैसे पता चलता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर नन डेट टोटल रिसीट से जितना ज्यादा है उसको अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा एक चीज रह गई है यहाँ पर, रेवेन्यू रिसीट में बताना भूल गया हूँ कि दोनों चीजें आती है। ठीक है, लाइक टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या नहीं होगा, तो जस्ट बोरोविंग नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि इस साल के करंट ईयर के कितना उधार है या कितना बर्डन हमारे सरकार के ऊपर है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, कि अगर हम अपने फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो इससे पता चलता है कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है। ठीक है, ये मेनली किन चीज़ों से होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट उन बोरोविंग्स का पार्ट है जो हमने लास्ट कुछ ईयर से ली हुई है। जैसे हमने अगर 2023 में कुछ लोन लिया होगा, 2024 में कोई लोन लिया होगा, तो उनके इंटरेस्ट आज भी चल रहे होंगे, तो उनको हम माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट का डेफिसिट कितना है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बजट के, आखिर बजट बनाया क्यों जाता है। तो बजट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वन बाय वन उन्हें समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सरकार क्या करती है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। अब इसके लिए सरकार के पास दो तरीके हैं, एक पब्लिक गुड्स बनाकर, यानी डायरेक्ट तरीका। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो नन राइवल एंड नन एक्सक्लूडेबल इन नेचर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई रोड बना रही है तो उस पे कोई भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ टैक्स पे करता होगा वही उस रोड पे चलेगा। अगर गवर्नमेंट एक पार्क बना रही है तो उसमें कोई भी इंसान घूम सकता है, ऐसा नहीं कि किसी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या एक आ गया तो दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो राइवल एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं वो प्राइवेट गुड्स होते हैं कि जिनके पास पैसा है वही वो चीजें खरीद सकते हैं। लाइक आपको पेप्सी खरीदनी है तो पेप्सी जिसके पास पैसा होगा वही खरीद पाएगा, तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। बट रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, आपके कोर्ट, आपका पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें पब्लिक गुड्स में आती हैं। तो इससे सरकार क्या करती है, डायरेक्टली रिसोर्स को एलोकेट कर रही होती है सबको। दूसरा तरीका है इसका हमारा जो कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट तरीके में सरकार क्या करती है, तो एक टर्म होता है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब कि अगर एक फैक्टर कोई काम कर रहा है और उसका दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मे बी गुड मे बी बैड, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नैलिटीज। दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। सरकार क्या करती है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले आइटम्स होते हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देती है। लाइक सिगरेट के ऊपर, लिकर के ऊपर, इन सब चीज़ों पे लगाती है। ठीक है, और उससे जो पैसा आता है गवर्नमेंट वो क्या करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वालों को पे कर देती है। लाइक खादी से, लाइक सब्सिडीज देने के लिए ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट खर्च करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जो पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है, बहुत हैवी टैक्सेस। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको सरकार क्या कर देती है, सब्सिडीज दे देती है। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो जाता है, या कह सकते हैं रीएलोकेशन हो जाता है कि एक जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फैला रहा है उनसे पैसा वसूल लो, और जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फैला रहे हैं उनको सरकार पैसा दे देती है। आई थिंक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लियर होगा, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ध्यान रखना। आपको उन्हें दो पॉइंट्स में समझाना होगा, एक डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। एक पब्लिक गुड्स बनाकर, दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि टैक्स और सब्सिडीज के थ्रू। आई थिंक क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग रिच हो चुके हैं और कुछ लोग पुअर रह गए हैं। ठीक है, तो इस केस में सरकार का मोटिव रहता है कि इस इनइक्वालिटी को जितना कम किया जा सके उतना बेटर है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल हैं उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देती है, लाइक 30% के आसपास मान लेते हैं, और दूसरी तरफ जो पुअर है उनको सब्सिडीज दे देती हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकी इनकम थोड़ा कम और इनकी इनकम थोड़ा बढ़ाकर एक बीच का रास्ता चुनती है, जिससे इनइक्वलिटी
कम हो सके। पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट बजट के माध्यम से किस तरीके से इनइक्वालिटी को दूर करती है, तो उसमें आपको बताना होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के तरीके से गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडीज पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है, इनइक्वालिटीज को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है या फिर डिफ्लेशन ज़्यादा है, दोनों केस में गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है। लाइक गवर्नमेंट को अगर लगता है इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है या गवर्नमेंट जो चीज़ों की डिमांड करती है उनको कम कर देगी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है, आपने अगर पढ़ा हो, एडी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो ये जो जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसे अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो एग्रीगेट डिमांड मार्केट में थोड़ी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब मंदी का दौर, तो उस समय पर प्राइसेस बहुत कम होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहेगी। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का, इसके बढ़ते ही एडी बढ़ जाएगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में डिफ्लेशन दूर होगा, लाइक धीरे धीरे लोग डिमांड करने लगेंगे, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग हायर किए जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो फिर और डिमांड करेंगे, और डिफ्लेशन इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इन्फ्लेशन के केस में अपनी डिमांड बढ़ा देती है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, और जस्ट डिफ्लेशन के केस में अपने एक्सपेंडिचर को, सॉरी अपोजिट बता दिया मैंने, इन्फ्लेशन के केस में अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और डिफ्लेशन के केस में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयू होते हैं। पीएसयू क्या है, तो वो सारे के सारे अंडरटेकिंग जिनमें गवर्नमेंट ने मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कह देते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, सेल, गेल, आईसीआईसीआई, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, इन सब का मैनेजमेंट करना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में इनके लिए फंड एलोकेट करती है कि किस सेक्टर को कितना कितना पैसा मिलेगा, उनसे सरकार इनका मैनेजमेंट करती है। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, जो उसे बजट के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने देखा कि क्या क्या मतलब है बजट का, कब बनता है, क्यों बनता है। हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का बजट बनाते समय, किन चीज़ों पर ध्यान रखती है गवर्नमेंट, कि एलोकेट करना है रिसोर्सेज को या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब हमें इनइक्वालिटी को दूर करना है, इन्फ्लेशन के केस में क्या करें, डिफ्लेशन के केस में क्या करें, पीएसयू को कैसे मैनेज करें, ये सब देखा। हमने देखा कि बजट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होता है बजट रिसीट, क्या एक्सपेंडिचर, क्या रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और देन हमने देखा कि डेफिसिट कौन कौन से हैं और कैसे कैसे होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये सब चीज़। इसी तरह अगर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं 12th के, 11th के, इकोनॉमिक्स के या कॉलेज के, तो सब्सक्राइब करें इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स के चैनल को, जिसका नाम है इको वाला। थैंक यू।